हेलो। हेलो कौन? आवाज पहचाने नहीं क्या? हाँ, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, पर बताओ कौन हो आप? बिंदु बोल रही हूं। ओह, आजकल कहाँ हो आप? दिखते ही नहीं। क्यों, आप देखकर क्या करोगी? करना क्या है? तो फिर क्यों पूछा? शहद सी मीठी आवाज को सुनने के लिए विवेक सवाल पर सवाल दाग रहा था और उसी सुरीले नजर में जवाब दे रही थी बिंदु। बिंदु वयस्क थी और यह सब चोंचले जानती थी। बिंदु बिंदास भी थी। इन बातों का सिलसिला चलना और विवेक बिंदु का एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण था। विवेक अच्छे घर से था, संस्कारी भी था। दोनों का आकर्षण प्रगाढ़ रूप लेने लगा। विवेक पतंगा सा बन शमा सी बिंदु की तरफ खींचा चला आता, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि शमा के पास जाने पर पतंगे का क्या हश्र होता है। लेकिन अस्थिर युवा दिल इन सब बातों को नजरअंदाज करता हुआ मदहोशी में खोकर आगे बढ़ने लगा। बिंदु प्रौढ़ थी, लेकिन शारीरिक आकर्षण किसी षोडशी युवती से कम न था। माध्यम बदन, हिरनी से तीखे नयन, गुलाबी होंठ, लता सी लहराती लचीली कमर, घनघोर घटा सी जुल्फें, ऐसा भरपूर यौवन विवेक को मदहोश कर जाता था। विवेक जब भी अपनी मुंह बोली मां के घर आता तो बिंदु नहाकर खुले केशों को सुर्ख गालों पर लहराती, कभी नशीली मुस्कान बिखेरती तो कभी तिरछे नैनों से इशारा कर जाती, और इन अदाओं से विवेक मचल उठता। वो अंदर ही अंदर मचल जाता इस हुस्न का दीदार करने को। चकवे की तरह रात भर बातों में मशगूल रहता और मिलन के सुखद सपने संजोता। अंजाम की परवाह किए बिना विवेक नादानी में उस प्यार के कंटक भरे राह पर बढ़ चुका था जिसका अंजाम बहुत बुरा था। शायद जवानी के जोश में कांटों को तो पार कर लेता, पर आगे जो भयानक दलदल आने वाला था उसका विवेक को भान नहीं था। अब विवेक पल भर भी बिंदु से दूर नहीं रहना चाहता था। बिंदु बच्चों की मां थी, पर उसके बदन में वो कशिश थी कि किसी को भी घायल कर सकती थी। बिंदु की दिलकश अदाएं विवेक को गुलाब की सी महक लगती थीं। वो अब उसके और करीब जाना चाहता था। उस तरफ से भी खुला आमंत्रण था, बस विवेक और बिंदु अब मौके की तलाश में। लेकिन विवेक की राह में उसका संकोच भी था। बिंदु उससे लगभग दुगुनी उम्र की थी, तो थोड़ी शर्म भी विवेक को रोक रही थी। एक दिन मुंह बोली मां कहीं रिश्तेदार की शादी में जा रही थी, तो विवेक को घर की जिम्मेदारी सौंप गई कि रात को यहीं सो जाना। आज विवेक के दिल में असंख्य अरमान जग गए। वो दिन भर बस ख्वाबों में रहा और बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। आज बिंदु उसे सावन की घनघोर घटासी लग रही थी और विवेक उस शीतल बारिश में बदन की तपन को शांत करने के सपने ले रहा था। विवेक से एक एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिंदु से बात हो गई थी कि कब मिलना है। बिंदु ने यौवन से भरपूर मदहोश बदन के दर्शन कुछ यूं करवाए कि विवेक ने अब यह दहलीज भी पार कर ली। जिस विवेक ने कभी किसी औरत का चेहरा भी गौर से ना देखा हो, उसके सामने खिला हुआ गुलाब सा नग्न बदन था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। विवेक ने भी अब आपा खो दिया और बिंदु से लिपट गया। एक तरफ युवा बदन की तपिश और दूसरी तरफ कामुकता से भरा मदहोश बदन। शरद रात में दोनों का मिलन यूं हुआ जैसे सावन में दिन भर छाई घटा झूमकर बरस रही हो। बिंदु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विवेक को इस कदर घायल किया कि अब वो उसके आगोश में बाहर नहीं आना चाहता था। इस मधुर आलिंगन से विवेक की चेतना जगी तो भोर हो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। इस मिलन के पश्चात तो विवेक का जीवन ही बदल गया। अब वो सब कुछ भूल गया। बस बिंदु ही उसके लिए सब कुछ थी। सैकड़ों काम छोड़े बिंदु को खुश करने के लिए खूब खर्चा करने लगा, उपहार देने लगा। लेकिन इस दिखावे में विवेक भूल गया कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसका अंजाम खतरनाक था। विवेक का मन अब काम पर नहीं लगता, सिर्फ बिंदु ही थी उसका जीवन था। बदन का मिलन तो दोनों के लिए आम था, कभी भी कहीं भी।
जिस दहलीज से विवेक कतरा रहा था, अब वो उस दहलीज को पार कर चुका था। अपने संस्कार, सोच, शर्म और काम अब विवेक को तुच्छ लगने लगे थे। बस बिंदु का प्यार उसके लिए स्वर्ग के समान था। लेकिन बिना काम ये सब कैसे चलता? पैसे भी चाहिए थे। आए दिन बिंदु की कोई ना कोई ख्वाहिश रहती और विवेक खुद भी अब स्टैंडर्ड से रहना चाहता था, तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जवान दिल इन बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गया। विवेक माँ से पैसे ले लेता, कहता वापस कर दूंगा। माँ भी विवेक की इच्छा को पूरी करने कर्ज ले लेती और विवेक जब भी मांगता उसको पैसे दे देती। लेकिन कर्ज वापस भी करना होता है, विवेक करता कहाँ से? बिंदु के प्यार में खोकर वो अब काम तो कुछ करता ही नहीं था। कहीं जाता तो 10 से 12 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। बिंदु का आकर्षण उसे दूर रहने नहीं देता। विवेक अनजाने में ऐसी दलदल में फंस गया था कि ना आगे रास्ता था और ना पीछे का। धीरे धीरे माँ को शक होने लगा, विवेक के बदले व्यवहार पर, उसके खर्चे पर। माँ ने ध्यान रखना शुरू किया तो बिंदु और विवेक के इस रिश्ते का आभास हो गया। कई बार माँ ने समझाया, लेकिन विवेक को कहाँ समझ में आता, ना ही बिंदु उसको कहीं जाने देती। थककर माँ ने एक दिन 4 वर्ष के कर्ज का हिसाब बनाकर विवेक के हाथ में पर्ची थमा दी और बोली कि आज से मेरे घर की दहलीज पर कूदम मत रखना। विवेक से पर्ची का हिसाब देखा तो पांवों तले जमीन खिसक गई और सर से आसमान भी गायब। विवेक की आंखें फटकर कानों तक जा पहुंची। कर्ज कैसे चुकाएगा? उसका तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। न इस नाजायज कर्ज के बारे में घर वालों से बात कर सकता, अब करे तो क्या करे? विवेक ने बिंदु से बात की तो बिंदु ने बात टाल दी। उसने अपने दोस्तों से विमर्श किया, लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब कहाँ जाए? कोई दहलीज ऐसी नहीं थी जिस पर विवेक की परेशानी का समाधान हो सके। निराश होकर विवेक शराब पीने लगा। उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। अब विवेक और ज्यादा दलदल में डूबता जा रहा था। एक रोज दूसरे गांव में वो अपने दोस्तों के पास बैठा शराब पी रहा था तो उसको बिंदु की याद आई। उसने बिंदु के पास फोन किया, लेकिन बिंदु दूसरे नंबर पर व्यस्त थी। विवेक से 8 से 10 दफा कॉल किया, लेकिन बिंदु ने जवाब नहीं दिया। विवेक का नशा उतर गया, क्योंकि जो बिंदु हर हालात में विवेक के फोन का जवाब देती थी, आज क्यों नहीं दे रही है? विवेक को गुस्सा आया। वो उठा और पैदल गांव की तरफ कोई 2 घंटे पैदल चलकर विवेक गांव पहुंचा। सीधे बिंदु के घर गया। रात का सन्नाटा था तो सब सो रहे थे। बिंदु के कमरे के पास पहुंचते ही विवेक के पांव ठिठक गए। कमरे में से मादक आवाजें आ रही थीं। कमरे में रोशनी थी तो विवेक ने खिड़की के छेद से झांक कर देखा तो विवेक के हाथ पांव शिथिल पड़ गए। मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे लकवा मार गया हो। अंदर बिंदु किसी के साथ हमबिस्तर थी। विवेक वहीं बैठ गया, रोने लगा। गुस्सा आया कि पत्थर लेकर दोनों का सर फोड़ दे, लेकिन पता नहीं क्यों विवेक ने यह विचार अंदर ही दफनाकर सिसकने लगा। विवेक के रोने की आवाज शायद बिंदु के कान में पड़ी। वो आधे अधूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और गुस्से में बोली, तू यहां क्या कर रहा है? किससे पूछकर मेरे घर में आया है? विवेक निशब्द था। उसकी जबान तो बेजान हो गई थी। बिंदु बोलती रही, तेरे पास अब है ही क्या? ये देख राज, आज पहली बार आया है। ये सोने की चेन दी है। तेरे पास क्या अब? निकल मेरे घर से। कहते हुए बिंदु ने विवेक का हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। बिंदु की ऊंची आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो दौड़कर आए। वहां विवेक को नशे में धुत और आधे अधूरे कपड़ों में बिंदु को देखा तो बिना हकीकत जाने सबने विवेक को ही गलत मान लिया। आधी रात के इस शोर से काफी लोग इकट्ठे हो गए और बात विवेक के घर तक भी पहुंच गई। विवेक के घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि उनके प्यार का यह सिला मिलेगा। उन्होंने विवेक को वहीं छोड़ा और बोले कि पुलिस को बुलाओ या जो भी करना है करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। विवेक की मुँह बोली माँ बीच बचाव करके विवेक को बाहर ले गई और बोली,
तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी। आज एक अंतिम बात कर रही हूं। यहां से दूर चला जा और तब तक ना आना जब तक तू इस कलंक को मिटा ना दे। समय हर घाव को भर देता है। कुछ ऐसा कर कि ये बात सब भूल जाए और नए विवेक को सब याद रखें। कहकर मां अंदर चली गई। विवेक अपने घर की तरफ चला। छत पर जाकर सो गया, जहां वो अक्सर बिंदु से मिलने के बाद आकर सोता था। शून्य से मस्तिष्क में कुछ नहीं था। आसमान को देख रहा था। आंखों का पानी भी सूख गया था। न गुस्सा न चिंतन, बस एक तक आसमान निहार रहा था। पुरानी बातें याद आ रही थीं, जो विवेक के दिल पर गहरा आघात दे रही थीं। नींद दूर दूर तक नहीं थी। चहचहाने की आवाज से पता चला कि सुबह हो गई है। विवेक अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अब बस आखिरी दहलीज तक जाना था। सुबह घर से निकला और उसने मां को फोन किया। भरे गले से बोला, मां, आखिरी बार 1000 रुपये दे दो। उधर से भी रूंधे गले से आवाज आई कि ले जा। विवेक की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। मां के घर पहुंचा, नजर झुकी हुई थी। मां ने पैसे दे दिए। लेकर विवेक झुकी नजरों के साथ ही घर से निकल गया। बस पकड़ी और दिल्ली पहुंच गया। 2 दिन स्टेशन पर सोचते हुए गुजार दिए, लेकिन विवेक को कोई रास्ता नहीं सूझा कि आखिर जाऊं तो कहां जाऊं। तीसरे दिन का सूर्य भी अस्त हो गया, पर विवेक का विवेक अभी भी निस्तेज था। सोचते सोचते विवेक रास्ते पर चल रहा था। विवेक को पता ही नहीं चला कि चलते चलते वो सड़क के बीच में आ गया था। वो अपने बीते हुए कल में इतना खो गया था कि उसे पता नहीं चला। अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। विवेक सड़क पर गिर गया। गाड़ी से एक सज्जन बाहर निकले और देखा तो विवेक को चोट आई थी। सज्जन ने विवेक को गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गया। पट्टी करवाई और विवेक का परिचय लिया तो विवेक ने अपने बारे बताया कि वो दिल्ली काम की तलाश में आया है। सज्जन दिल्ली के प्रतिष्ठित सेठ थे। उन्होंने विवेक को अपनी दुकान में काम पर रख लिया। विवेक भी अब पूरे मन से काम करता था, लेकिन उसका बीता हुआ कल उसको रात में सोने नहीं देता। बार बार उसको बिंदु का वो बर्ताव और खुद की गलती याद आती थी। वो कर्ज के बारे में सोचकर अक्सर रो पड़ता। सेठ जी का काम बहुत बड़ा था। अपनी नादानी और बिंदु के व्यवहार से विवेक ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो मन लगाकर और ईमानदार से सेठ जी का काम संभालता रहा। उधर सेठ जी भी ऐसा काम देखकर बहुत खुश थे। हर माह विवेक के वेतन में वृद्धि होने लगी। 2 साल हो गए। विवेक अब सेठ जी का विश्वास पात्र बन गया था और हर माह वेतन घर पर भेजता था। विवेक का कर्ज धीरे धीरे अब कम हो रहा था। विवेक अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ रहा था। घर वाले भी कुछ संतुष्ट थे। इधर बिंदु राज के साथ खुश थी, लेकिन अपनी गलती की सजा तो हर किसी को भोगनी पड़ती है। बिंदु का एक 7 साल का बेटा था। अचानक एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ। बिंदु उसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि लिवर में पानी भर गया है। बिंदु के पास जमा पूंजी थी नहीं। बिंदु ने राज को बात बताई और मदद के लिए कहा। राज ने कोशिश करता हूं कहकर कॉल काट दी। शाम के समय बिंदु बेटे को लेकर घर आई। आज बिंदु दुखी थी। अपने इकलौते बेटे के लिए तड़प रही थी, जो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन गंभीर बीमारी से ग्रसित था। बिंदु ने फिर राज को फोन मिलाया तो राज का नंबर बंद मिला। बिंदु को झटका लगा, लेकिन अगले ही पल सोचा कि राज कोशिश कर रहा है, मोबाइल बंद हो गया होगा। लेकिन बिंदु के मन में किसी अनहोनी का डर बैठ गया। पूरी रात नींद आंखों में नहीं थी। जागते जागते रात बीत गई। बिंदु ने उठते ही राज को फोन किया, लेकिन नंबर फिर बंद। अब बिंदु का बदन कांपने लगा। वह रोने लगी। 1-2 और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। सब बिंदु के व्यक्तित्व को जानते थे। कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। बिंदु के पास कोई चारा नहीं था। वो आंगन में दीवार के सहारे रोते हुई बैठ गई। पास में बिस्तर पर बिंदु का बेटा सो रहा था। बार बार उसको देख रही थी। कुछ देर रोकर शांत होने के बाद बिंदु को याद आया कि राज ने उसे 2-3 सोने के उपहार दिए थे, चेन, अंगूठी और हाथ का ब्रेसलेट भी। कोई और रास्ता नहीं देखकर बिंदु ने सोचा कि उनको बेच दूं
और इलाज शुरू करवाऊं। क्या पता राज का फोन आ जाए और वो मदद कर देगा। बिंदु ने चेन, अंगूठी, लॉकेट को लिया और सुनार की दुकान पर पहुंची। बेहाल बिंदु ने आंखों से जलधारा बहाते हुए सुनार को सब बताया। स्वर्णकार ने कहा, बहन, सामान सही होगा तो अभी तुम्हें पैसे दे दूंगा। बिंदु ने मन में सोचा, आज राज कितना काम आया है। भले ही उसका फोन बंद है, लेकिन उसके उपहार से ही आज मुन्ने का इलाज होगा। उसको क्या पता था कि अगले ही पल उसकी यह उम्मीद टूट जाएगी। स्वर्णकार ने गहनों को 2-3 दफा देखा और पिघलाया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी सोना नहीं निकला। उसने बिंदु से कहा, बहन, यह सब नकली है, एकदम नकली। इनका तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। इतना सुनते ही बिंदु निढाल होकर वहीं गिर गई। स्वर्णकार ने उसे पानी पिलाया और घर भेजा। सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। बिंदु घर तो आई, लेकिन इस तरह जैसे उसके पास आज कुछ नहीं है। आज बिंदु भी शून्य में थी। वो खुद को कोस रही थी कि जिस राज को जिस्म दिया, उसने ही इतना बड़ा धोखा दिया। अचानक बिंदु को याद आया कि चेन तो उसको विवेक ने भी दी थी। अचानक बिंदु के शरीर में फुर्ती आ गई। उसी स्वर्णकार के पास, दादा इसको देखो, शायद यह असली हो। बिंदु रो रही थी, चेन भी भारी थी। स्वर्णकार ने देखा, परखा, चेहरे पर चमक आई। बिंदु की सांसें रुकी हुई थीं। स्वर्णकार ने कहा, बहन, यह असली है। बिंदु ने ठंडी सांस ली और अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से स्वर्णकार ने उसे चुप कराया। चेन के बदले बिंदु को 80,000 रुपये मिले। हालांकि इतने पैसे से मुन्ने का इलाज नहीं होगा, लेकिन पता नहीं आज बिंदु को खुद से नफरत हो गई थी। उधर बिंदु की पड़ोसन और विवेक की मुंह बोली। मां ने बिंदु की कुछ मदद की और बिंदु को दिल्ली मुन्ने का इलाज करवाने भेज दिया। बिंदु ने मुन्ने को अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज शुरू हो गया। पैसे तो बिंदु के पास अब भी कम थे, लेकिन इलाज जरूर शुरू हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से लिए 50,000 और कम है। बिंदु ने कहा, आप ऑपरेशन कीजिए, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि बिंदु के पास 50 रुपये आने का भी रास्ता नहीं था, लेकिन ना जाने फिर भी बिंदु खुश थी। उसको सुकून था। आंखों से संतोष भरे आंसू थे। शायद विवेक के बारे में सोच रही थी। इधर विवेक के सेठ जी को मौसमी बुखार था, तो विवेक सेठ जी को हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था। अचानक विवेक की नजर बेंच पर बैठी बिंदु पर पड़ी। पहले तो विवेक छिप गया, फिर सोचा, बिंदु यहां कैसे? रिसेप्शन पर पूछताछ में पता चला कि बिंदु मुन्ने का इलाज करवाने यहां आई है। विवेक को बिंदु पर गुस्सा अब भी आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मुन्ने का क्या कसूर है, वो तो नादान है। विवेक बिंदु के सामने नहीं आया। डॉक्टर से बात की तो पता चला कि मुन्ने के लिवर में पानी भरा हुआ है, ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने विवेक को सब बताया कि पैसे कम होने से ऑपरेशन में देरी हो रही है। विवेक ने डॉक्टर को कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, पैसे जमा हो जाएंगे। घर आकर विवेक ने सेठ जी से 50,000 रुपये उधार मांगे। क्योंकि विवेक सेठ जी का सबसे अधिक विश्वास पात्र था, इसलिए उन्होंने पैसे विवेक को दे दिए। विवेक वापस हॉस्पिटल गया, पैसे जमा करवाए और मुन्ने का ऑपरेशन करवाया। बिंदु को पता नहीं था कि यह सब किसने किया। मुन्ने का इलाज हो गया। बिंदु खुश थी, लेकिन वो उस शख्स से मिलना चाहती थी जिसने यह मदद की थी। कुछ दिनों में मुन्ना ठीक हो गया। डॉक्टर ने अब उसे घर जाने की इजाज़त दे दी थी। दवाई और कुछ नसीहत देकर डॉक्टर ने बिंदु को कहा कि आप अब आराम से घर जा सकते हो। बिंदु ने डॉक्टर से पूछा कि साहब ये बता दो, ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? डॉक्टर ने कहा कि मैं नाम तो उनका जानता नहीं हूँ, लेकिन वो रोज़ सुबह शाम यहाँ आकर मुन्ने का हालचाल पूछते हैं। अभी उनके आने का समय है। बिंदु ने सोचा, आज देखती हूँ कि कौन है वो इंसान। कुछ देर में सूट बूट में एक व्यक्ति आया। डॉक्टर से बात हुई और मुन्ने के स्वस्थ होने का पता चला तो खुश हुआ। बिंदु दूर से देख रही थी। गौर से देखने पर बिंदु ने पहचाना, ये तो विवेक है।
बिंदु वहीं बैठ गई। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल में दर्द भरी तसल्ली थी। बिंदु विवेक से मिलना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि विवेक के सामने जा सके। बिंदु अतीत में खो गई थी। अचानक देखा कि विवेक उसके सामने से गुजर रहा था। बिंदु के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस हाथ उठा, लेकिन विवेक ने मुड़कर नहीं देखा। विवेक के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने के बाद बिंदु हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक विवेक हॉस्पिटल की दहलीज पार कर चुका था और उस दहलीज पर जाना अब बिंदु के बस का नहीं था। वो जोर जोर से आवाज मारकर रोने लगी, लेकिन अब विवेक और बिंदु के बीच बहुत दूरी थी। एक ऐसी दहलीज थी जो बिंदु ने स्वयं बनाई थी। आज बिंदु विवेक का चेहरा भी ठीक से नहीं देख सकी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धारा झरने के रूप में बह रही थी।